हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आतिफा और ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्या कमजोर हो रहा है भारत का राजकोषीय संघवाद। ये आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख द पुअर स्टेट ऑफ इंडियाज फिस्कल फेडरलिज्म और द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर जीएसटी काउंसिल मस्ट अपहोल्ड फिस्कल फेडरलिज्म के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राजव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। लेख को शुरू करें, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि यह खबर चर्चा में क्यों है। तो जब संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को लेकर बहस चल रही थी, तब केरल से मुस्लिम लीग के सदस्य बी पोकर केंद्र में शक्तियों के केंद्रीकरण के संभावित प्रभाव को लेकर सभा को आगाह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब जब हम स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं, तो प्रांतीय स्वायत्तता को समाप्त कर और सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित कर हम आने वाले समय में देश को अधिनायकवाद व निरंकुशतावाद की ओर धकेल रहे हैं। ये आने वाली पीढ़ी में देश के संघीय और लोकतांत्रिक ढांचे को गहरा आघात पहुंचाएगा। जबकि वहीं ताकतवर केंद्र के समर्थक सभा के सदस्यों ने महसूस किया कि सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय विषमताओं से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए राजनीतिक और राजकोषीय मामलों में एक हद तक केंद्रीकरण की जरूरत है। चूंकि तब देश के कानून निर्माताओं में आजादी के आंदोलन से जुड़े मूल्य गहराई से मौजूद थे, इसीलिए उन्होंने अधिनायकवाद व निरंकुशतावाद जैसी व्यवस्थाओं को अधिक महत्व नहीं दिया। उन्होंने समरूप और व्यावहारिक की जगह असम्मित और आदर्शवादी संघात्मक व्यवस्था को अपना लिया। मगर कुछ ही सालों बाद 70 के दशक में संविधान में निहित इस असम्मित संघवाद का खामियाजा देश ने इंदिरा गांधी की अगुवाई में भुगतना भी शुरू कर दिया। ये अलग बात है कि कुछ ही सालों में देश इस कुव्यवस्था से उबर भी गया, मगर फिर भी किसी ने संविधान में मौजूद इस खामी को ठीक नहीं किया, हालांकि इसकी कोशिशें कई बार हुई। इसका नतीजा ये हो रहा है कि गुजरे कुछ सालों से देश फिर से इस चुनौती का सामना कर रहा है। हाल में केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने भी इसी मुद्दे को उठाते हुए विधानसभा में कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के राजनीतिक और वित्तीय अधिकारों का हनन कर रही है। इससे राज्यों के राजकोष पर दबाव बढ़ रहा है और राज्य वित्तीय असमर्थता महसूस कर रहे हैं। कुछ महीने पहले भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने भी कमजोर होती राजकोषीय संघवाद की इस भावना पर प्रकाश डाला और वर्तमान भारतीय लोकतंत्र के विभिन्न स्तरों पर राजकोषीय संघवाद के महत्व को रेखांकित किया। इन सभी से राजकोषीय संघवाद का विषय फिर से सुर्खियों में आ गया है और ये टॉपिक सिविल सेवा की परीक्षा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस ऑडियो आर्टिकल के जरिए हम इसके सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले राजकोषीय संघवाद के मौजूदा ढांचे पर नजर डालते हैं। मौजूदा राजकोषीय संघवाद के तहत पारंपरिक तौर पर भारत के केंद्रीय कोटे से राज्य को होने वाले वित्तीय हस्तांतरण के 2 पिलर रहे हैं। इनमें एक था योजना आयोग और दूसरा है वित्त आयोग। सामान्य तौर पर वित्तीय हस्तांतरण इसी के माध्यम से होता रहा, मगर 1990 के दशक के बाद से नियोजन की कमी से योजना आयोग का सीमित होता दायरा और 2014 में इसके उन्मूलन के कारण वित्त आयोग राजकोषीय हस्तांतरण का एक प्रमुख साधन बन गया। साल 2000 के बाद से आयकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क को साझा करने का दायरा बढ़कर सभी करों तक विस्तृत हो गया, मगर हालिया सालों में वित्त आयोग की स्वायत्त भूमिका में भी काफी बदलाव देखने को मिला है। उधर नियोजन और योजना आयोग की समाप्ति के बाद राज्य को मिलने वाले सभी अनुदान वित्त मंत्रालय की इच्छाओं पर छोड़ दिए गए। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस तरह इन सभी बदलावों से एक संघात्मक राजकोषीय नीति केंद्रीकृत राजकोषीय नीति में बदलकर दुनिया की सबसे प्रतिगामी कराधान प्रणालियों में से एक हो गई। असमानताओं को दूर करने का मूल इरादा रखने वाली केंद्र की ओर झुकी राजकोषीय संघवाद की संवैधानिक व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र और संघात्मक ढांचे के गले पर तलवार की तरह लटकने लगी है। अब ऐसे में सवाल है कि राजकोषीय संघवाद का संवैधानिक ढांचा कैसे बिखर रहा है। तो आइए इसे भी समझते हैं। कई राज्य सरकारों का आरोप है कि केंद्र सरकार का राजनीतिक केंद्रीकरण का ढांचा आज बढ़कर राजकोषीय केंद्रीकरण तक पहुंच गया है और राजकोषीय संघवाद के संवैधानिक ढांचे पर चोट करने लगा है। कोविड महामारी के बाद तो ये तेजी से बढ़ने लगा है।
हालांकि महामारी से पहले भी केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों ने संघवाद, विशेषकर राजकोषीय संघवाद के ढांचे को कमजोर किया है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यों की बढ़ती मौद्रिक हिस्सेदारी, 15वें वित्त आयोग की शर्तें, राज्यों के साथ परामर्श के बिना विमुद्रीकरण लागू करना, जीएसटी का क्रियान्वयन आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। जीएसटी ने तो राज्यों के राजकोषीय अधिकारों को सीमित ही कर दिया। असल में जीएसटी को प्रभावी बनाने के लिए संविधान की अनुसूची 7 के राज्य सूची में उल्लेखित कई प्रविष्टियों को या तो हटा दिया गया या संशोधित कर दिया गया। अब राज्य सरकारें कुछ अपवादों जैसे पेट्रोलियम और शराब को छोड़कर सामान्य कानूनी रास्ते के जरिए वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कानून नहीं बना सकती हैं। वहीं जीएसटी पर कार्यकारी कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 246A के माध्यम से केंद्र सरकार और जीएसटी परिषद में निहित कर दी गई थी। ये प्रावधान विभिन्न वित्तीय विषयों पर कानून बनाने के संसद और राज्य विधानसभाओं को मिले सामान्य प्रभुत्व को खत्म कर देता है और बदले में उन्हें जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 279A के माध्यम से स्थापित जीएसटी परिषद को अलग अलग मामलों पर संघ और राज्यों की सिफारिश करने की शक्ति दी गई। जीएसटी परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री बतौर अध्यक्ष, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बतौर उपाध्यक्ष और प्रत्येक राज्य सरकार के वित्त मंत्री बतौर सदस्य शामिल होते हैं। परिषद वोटिंग के जरिए जीएसटी कानून का दायरा और कर की दरें तय करती है, मगर जिस तरीके से परिषद के वोटों की गणना की जाती है उसमें केंद्र सरकार को अपने आप एक आभासी वीटो मिल जाता है। मतलब ये कि केंद्र की सहमति के बगैर कोई भी फैसला लिया ही नहीं जा सकता है, जबकि कई राज्यों की मर्जी के बगैर भी फैसला कानून में तब्दील हो सकता है। जीएसटी पर राज्यों को मिलने वाली मुआवजे की गारंटी की भी यही कहानी है। महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने जीएसटी के तहत राज्यों को मिलने वाली मुआवजे की गारंटी का बार बार उल्लंघन किया। राज्यों को उनके बकाये का भुगतान करने में देरी से आर्थिक मंदी का प्रभाव और खराब हो गया। राज्यों द्वारा बार बार अपने हिस्से के मुआवजे की मांग करने और संकट बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने जुलाई 2020 में मुआवजे को लेकर एक फैसला किया। इसने मुआवजे के एक विकल्प के रूप में उधार लेने का प्रस्ताव रखा था। आर्थिक दबाव से मजबूर अधिकांश राज्यों को प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। वास्तव में इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें अब जीएसटी संग्रह का उनका हिस्सा बतौर कर्ज मिल रहा था, जिसे उन्हें चुकाना भी था। जबकि सीएजी यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 2018-19 में पाया कि जीएसटी मुआवजा वाला ये धन जिसे राज्य को हस्तांतरित किया जाना था, केंद्र सरकार ने भारत की संचित निधि में तकरीबन 47,272 करोड़ रुपए उपकर की राशि को गलत तरीके से बरकरार रखा और राज्य को कर्ज लेने के लिए मजबूर किया। जीएसटी मुआवजे की अवधि 2022 में समाप्त हो रही है और राज्यों के कई अनुरोधों के बावजूद समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है। ऐसे में राज्यों का मानना है कि महामारी के चलते उन्हें भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। 2021-22 के बजट अनुमानों से भी ऐसा ही संकेत मिलता है। इस बजट के मुताबिक राज्यों के केंद्रीय करों में हिस्सा 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अनिवार्य 41% के मुकाबले 30% तक कम हो गया है। इतना ही नहीं, उनके खर्च के पैटर्न में संघ की केंद्र प्रायोजित योजनाओं की घुसपैठ से विकृति आ गई है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं ने राज्यों को संघ की योजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसियों में बदलकर उनकी स्वायत्तता पर लगाम लगा दी है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं की भरमार और उसमें राज्यों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी ने राज्यों के खर्च पैटर्न को प्रभावित किया है। इसने राज्य के खुद की योजनाओं और विषयों पर खर्च करने की हैसियत को कमजोर कर दिया है। अभी लगभग 131 केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जो राज्य में लागू सभी योजनाओं को आच्छादित करती हैं और राज्य के राजकोष में घुसपैठ करती हैं। 1955-56 में जो राज्य अपने स्वयं के राजस्व से व्यय को वित्त पोषित करने की 69% क्षमता रखते थे, 2019-20 में राज्यों की एक क्षमता घटकर 38% से कम हो गई है, जबकि राज्यों का खर्च बढ़ रहा है मगर उनके राजस्व में वृद्धि नहीं हो रही है। वे अभी भी देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पर कुल खर्च का 60% खर्च करते हैं, जहां शिक्षा पर 85% और स्वास्थ्य पर 82% खर्च शामिल है। वही राजस्व पिछले एक दशक में सकल घरेलू उत्पाद के 6% पर ही स्थिर रहा है। ऐसा नहीं है कि इस बीच केंद्र सरकार ने राजस्व उगाही करने या राजस्व बढ़ाने की कोशिश नहीं की। नए कर आरोपित भी किए और पहले से मौजूद कर की दरों में बढ़ोतरी भी की है, मगर वे सभी गैर विभाज्य स्वरूप वाले रहे हैं, यानी उपकर और अधिभार में बढ़ोतरी की गई है, जहां कर का लाभ केवल संघ सरकार को ही मिला है।
पेट्रोल कर में उपकर बढ़ाने और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर की स्थापना इसके ही उदाहरण है। इसका नतीजा ये हुआ है कि केवल केंद्र का राजकोष समृद्ध हुआ है और वित्तीय आधार पर केंद्र अधिक ताकतवर हो गया है और इससे संघवाद की भावना कमजोर हुई है। बजटीय आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए कुल करों में गैर विभाज्य पूल उपकर और अधिभार की हिस्सेदारी 2019-20 में 12.67% थी, जो 2020-21 में बढ़कर 23.46% हो गई। 2014-15 में तो ये 9% के आसपास ही थी। केंद्र सरकार ने 6 दिसंबर 2021 को संसद को सूचित किया कि 2020-21 में पेट्रोलियम क्षेत्र के कुल करों में उसका हिस्सा 68% रहा और राज्यों के लिए केवल 32% रहा, जबकि 2013-14 में संघ और राज्य का हिस्सा लगभग बराबर था। इसीलिए नकदी की कमी से जूझ रहे राज्य अपने कार्यक्रमों को जारी रखने के मकसद से धन जुटाने के लिए गैर कर के रास्ते तलाशने लगे। मगर तभी केंद्र सरकार ने गैर कर स्रोत को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी कर दिया। स्पष्टीकरण में कहा गया कि पीएम केयर्स के विपरीत सीएम केयर्स कोष में डाले गए सीएसआर को सीएसआर व्यय के रूप में नहीं माना जाएगा। इसके अलावा एमपीएलएडी यानी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधियों के भार को भारत की संचित निधि पर से हटा दिया गया है। इससे राज्यों के विकास के लिए मिलने वाले फंड्स का एक और द्वार बंद हो गया। इन सभी से अधिकांश राज्यों के लिए संकट की स्थिति पैदा हो गई। परिणाम स्वरूप राज्यों ने एफआरबीएम यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत उधार सीमा को 3% से बढ़ाकर 5% करने की मांग की। केंद्र सरकार ने इस मांग को पूरा करने का फैसला किया, मगर साथ ही इसमें कुछ शर्तों को भी जोड़ दिया। ये शर्तें हैं: एक राष्ट्र एक राशन कार्ड नीति का कार्यान्वयन, व्यापार करने की सुगमता में सुधार, शहरी स्थानीय निकाय व शहरी सुविधाओं में सुधार और बिजली क्षेत्र में सुधार। चूंकि ये सभी शर्तें केंद्र सरकार के एजेंडे का हिस्सा रही हैं, जिसे राज्यों के प्रदर्शन से जोड़ दिया गया, इसीलिए इससे राज्य की चिंताओं का असल समाधान नहीं हो सका, बल्कि राज्य की राजकोषीय स्थिति पर केंद्र ने और भी पकड़ बना ली। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कई अन्य नीतियों ने भी राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर किया है। इसमें कृषि कानून, बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2020, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी संशोधन अधिनियम 2021, भारतीय समुद्री मात्स्यिकी विधेयक 2021, ड्राफ्ट बिजली संशोधन विधेयक 2020, बांध सुरक्षा विधेयक 2019, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी आदि शामिल हैं। इन तमाम आरोपों के बावजूद केंद्र सरकार के अपने अलग तर्क हैं। अब ऐसे में सवाल लाजमी है कि वो तर्क क्या हैं? दरअसल जब देश आजाद हुआ था तब देश में सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय विषमताएं काफी अधिक मौजूद थीं। कई क्षेत्र तो इतने गरीब थे कि वहां मूलभूत जरूरतें मुहैया कराने के लिए भी संसाधन नहीं थे। उनकी भौगोलिक स्थिति भी ऐसी थी कि वे खुद के बल पर राजस्व की उगाही भी नहीं कर सकते थे। इसी से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान में राजकोषीय रूप से सशक्त केंद्र का प्रावधान किया गया था। केंद्र सरकार का आज भी यही कहना है कि भारत के राज्यों में अभी भी काफी असमानताएं मौजूद हैं। विकास के क्रम में कई सीमावर्ती और पहाड़ी राज्य पीछे छूट गए हैं और उन्हें देश के मौजूदा स्तर पर लाकर एकीकरण करने के लिए उनका तेजी से विकास करना जरूरी है और इसके लिए केंद्र सरकार का राजकोष सशक्त होना जरूरी है। ऊपर से महामारी ने देश को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। इसकी भी जल्द से जल्द क्षतिपूर्ति जरूरी है। क्योंकि सभी राज्यों के पास आधुनिक और विकसित संसाधन मौजूद नहीं है और उनके बीच आपसी तालमेल बैठाना भी अपने आप में टेढ़ी खीर है, इसलिए वे तेजी से न तो क्षतिपूर्ति करने में सक्षम है और न ही समान दर से विकास को आगे बढ़ाने के योग्य हैं। ऐसे में ताकतवर केंद्र की भूमिका जरूरी हो जाती है। अब ऐसे में ये जानना जरूरी है कि समाधान क्या हो सकता है जिससे राजकोषीय संघवाद का संवैधानिक ढांचा बरकरार रह सके। तो चलिए अब इसे भी देखते हैं। असल में ये उभर रही नीतिगत खामियां राजकोषीय संघवाद की मौजूदा स्थिति की समीक्षा पर बल देती हैं। इसके लिए केंद्र राज्य संबंध पर राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग, पूंछी आयोग और संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा पर गठित राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों पर भी गौर किया जा सकता है। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा पर गठित राष्ट्रीय आयोग ने अनुशंसा की थी कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले संघ और राज्य को आपस में परामर्श करना चाहिए और परामर्श के लिए
संघ व राज्यों के बीच एक औपचारिक संस्थागत ढांचे की सुविधा होनी चाहिए। साथ ही राज्यों को केवल संकट की स्थिति में एक दूसरे तक पहुंचने की बजाय नियमित जुड़ाव हेतु मंच बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये 2027 तक जीएसटी, मुआवजे के विस्तार और करों के विभाज्य पूल में उपकर को शामिल करने जैसी प्रमुख मांगों की वकालत के लिए भी अहम साबित होगा। इसके अलावा एक समाधान के तौर पर वित्त आयोग को स्थायी करने पर भी विचार किया जा सकता है। उसे स्वायत्त सचिवालय उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हालांकि इस पर संस्थागत रूप से बहस चल रही है। तब एक अंतर्राज्यीय परिषद को एक राष्ट्रीय मंच के रूप में उन्नत किया जा सकता है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नियमित रूप से करे और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हों। ये केंद्र राज्य संबंधों को निखारने में काफी मददगार साबित हो सकता है। संघीय लचीलापन हमारे लोकतंत्र के भविष्य को आकार देने में खासा भूमिका निभाता रहा है। केंद्र सरकार को एक ऐसी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए जो इस भाव को मजबूत करती हो। इससे न सिर्फ संघवाद मजबूत होगा बल्कि ये देश के एकीकरण में भी सहायक होगा। चूंकि कई राज्यों की राजकोषीय नीति भी बेहद खराब है, उनके आय और व्यय के बीच काफी असंतुलन मौजूद है। इसलिए राज्यों को यह सीखना होगा कि राजकोषीय नीति कैसे तैयार की जाए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो राजकोषीय संतुलन केंद्र की ओर झुकता रहेगा। चलिए, अब वक्त हो चला है आज के अभ्यास प्रश्न का। तो प्रश्न है, भारत के राजकोषीय संघवाद के मौजूदा ढांचे को केंद्रीय झुकाव से मुक्त कर देना चाहिए। इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।